दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों डीएसएसबी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर नहीं, इसी साल 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी से क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले 2024 के जीएस के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख लो। और आज हम लेके आए हैं जो आपका सेक्शन ए का पार्ट होता है, हिंदी के क्वेश्चंस। सेक्शन ए दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आपका 100 नंबर का होता है और उसमें हिंदी 20 नंबर की होती है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से अगर आप अच्छे से करो तो 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हो और आप ओवरऑल स्कोर को अपने इंक्रीज़ कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप आसानी से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स में भी आप कोशिश करके कर सकते हो। तो टारगेट रखो कि आप 75 प्लस फर्स्ट पार्ट में ज़रूर ले आओ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लास्ट ईयर टीजीटी के एग्ज़ाम में 91 मार्क्स आए थे, 91 मार्क्स आउट ऑफ 100 पार्ट ए में। तो वही सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की थी मैंने। इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपके इसमें प्लेलिस्ट में होगी, आप उसको देख सकते हो। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द। किरण यानी जो आपकी सूर्य की जो किरण होती है उससे रिलेटेड है। तो इसका बहुत सारे पर्यायवाची है। किरण जैसे किसी चीज़ की चमक, तो इसका पर्यायवाची आपका चमक होता है। अगर प्रकाश, वो भी इसका पर्यायवाची हो सकता है। और रश्मि, ये जो इसका उत्तर है, रश्मि इसका पर्यायवाची है। इसके अलावा आभा भी किरण के पर्यायवाची है। तेज, प्रभा, ये सब इसके पर्यायवाची है। तो इसका आंसर है रश्मि। अब बाकी जो 3 दिए हैं इसके भी पर्यायवाची देख लेते हैं। एक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से कोई आ जाए। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, परिधान का पर्यायवाची जो आपका है, परिधान आपको पता होगा जिसे हम अपना कपड़ा कहते हैं। तो कपड़ा तो है ही, साथ के साथ वस्त्र, पोशाक, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चीर, इसे भी कहते हैं। और परिधान तो है ही, उसके अलावा और हम कह सकते हैं। तो ये मेन 3 इसके परिधान के होते हैं। इसके अलावा है पुस्तक के पर्यायवाची भी बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं। तो पुस्तक का एक तो आपको पता ही होगा, पुस्तक का पर्यायवाची एक किताब कहते हैं, जो कॉमन है, सबको पता होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता नहीं है। इसके अलावा इसे विद्यासागर भी इसका पर्यायवाची है। ये काफ़ी बार आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। विद्यासागर, पोथी, ग्रंथ, ये सभी इसी के पर्यायवाची है। पोथी, ग्रंथ, ये पर्यायवाची में आ जाते हैं। तो ये पुस्तक के पर्यायवाची। फिर है कलिका के पर्यायवाची अगर देखें तो कलिका जो है, जो फूल की कली होती है, उसका पर्यायवाची शब्द है। तो कलिका का इसके अलावा और क्या क्या होता है, जिसे हम कहते हैं मुकुल इसका पर्यायवाची होता है। कोपल, ये भी इसके पर्यायवाची है। कोरक, साथ के साथ गुंचा, ये कुछ इसके पर्यायवाची हैं। ये आप ध्यान रख लो, हो सकता है कोई आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसमें क्या है, जो चोर है कोतवाल को डांटे मतलब अपराधी का निरपराधी को डांटना। अगला देखते हैं, किताबों के पन्नों को जोड़ने उसे गोंद की आवश्यकता होती है। तो जोड़ने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। पाठ मतलब जो आप चैप्टर का जो लेसन होता है, जिसे हम कहते हैं अध्याय भी कहते हैं, ठीक है। तो पाठ का अनेकार्थी शब्द हो गया अध्याय। अगला है, बहुत तेज आंधी के कारण केवल, हर एक, सभी, दूसरी, तो 3। यहाँ केवल दिया हुआ है तो केवल के साथ
जो आपका संख्यावाचक शब्द है वो आएगा, तो 3, तो 3 ही बच्चे आए हैं। अगला है कश्मीर के बासिंदों के लिए जीविकोपार्जन का मूल आधार है जाड़े का मौसम। इसमें आपको बताना है कोई त्रुटि है या नहीं है। तो जीविकोपार्जन नहीं होता है, जीविकोपार्जन होता है। तो जीविका और उपार्जन, जीविका का उपार्जन करना कहलाता है जीविकोपार्जन। तो यहाँ इसी में त्रुटि है। तो कश्मीर के बाशिंदों मतलब कश्मीर के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का मूल आधार, जो मेन सोर्स है जीविकोपार्जन का, वो है जाड़े का मौसम। क्योंकि सैलानी आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से कश्मीर के लोगों के लिए जाड़े का मौसम मतलब सर्दी का मौसम जीविकोपार्जन का मेन आधार है, मेन बेस है। अगला है तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव और तत्सम ये 2 शब्द जरूर आते हैं, ये आप ध्यान रखना। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हैं, और तद्भव जो समय के साथ साथ उनका परिवर्तन कर दिया गया है हिंदी में। और जैसे पक्षी, पक्षी एक आपका संस्कृत से डायरेक्ट लिया गया शब्द है, तो वो तत्सम है। लेकिन इसका तद्भव शब्द जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो हो गया पंछी। तो तद्भव और तत्सम ज़रूर आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर आप कंफ्यूज हो तो तद्भव मीन्स जो दोबारा उससे उत्पन्न हुआ है तत्सम से, ये जो कोई ओरिजिनल शब्द है उससे थोड़ा सा चेंज होके आता है, और तत्सम सीधा सीधा संस्कृत से एज इट इज़ ले लिया गया है। तो पक्षी का हो जाता है पंछी। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो लोकोक्ति के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कौवा चला हंस की चाल, इसका मतलब है कि किसी के नकल के चक्कर में मूर्खता कर हानि उठाना। ठीक है, नकल की प्रतियोगिता में भाग लेना, नकल से परीक्षा उत्तीर्ण हो जाना। लेकिन इसका उत्तर है नकल के चक्कर में मूर्खता करना, किसी दूसरे को देख के उसकी नकल करना और उससे फिर हानि उठाना। तो कौवा चला हंस की चाल। अगला है, वह पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा है। तो वह पेड़ पर, पेड़ ने पेड़ से पेड़ को नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा पेड़ पर। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, वह इतना थका हुआ है कि लेटते ही चैन की नींद सो गया। तो चैन की नींद सोता है आदमी, तो इसका आंसर हो जाएगा सो गया। अगला है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। तो आसमान से गिरे खजूर पर अटके मतलब आसमान से गिरे, एक मुसीबत से गिर निकले और दूसरी मुसीबत में फंस गए, तो इसी को कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अगला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है आपका शशि, चंद्र, चांद। ये शब्द चंद्र, चांद, ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो शशि इसका उत्तर है। लोचन किसका है? लोचन आपका आँख के लिए कहा जाता है। तो आँख, चक्षु, इन सब के लिए आपका लोचन शब्द हो जाता है। मिथ्या, झूठ के लिए कहा जाता है। और अधम, अधम का मतलब होता है नीच, बदमाश। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। इसमें बताना है कोई त्रुटि है या नहीं है, और त्रुटि है तो क्या है। आशा है महात्मा जी के इन प्रयासों को सफलता मिलेगी और सारी दुनिया को इस भयावह समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब यहाँ देखो आप समस्या लिखा हुआ है, यहाँ समस्या होना चाहिए। समस्या कैसे लिखा होता है? इस तरीके से। तो यही उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान है ये, तो पहला वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना तो किसी दुख की घड़ी को धारण करना, दुख की घड़ी में धैर्य को धारण करना। कोई आपका समय खराब चल रहा हो तो उस समय अपने आप को मजबूत बनाए रखना, दुख की घड़ी में धैर्य धारण करना, ये उसका उत्तर हो जाएगा। कलेजे पर पत्थर रखना। अगला है कागज़ काला करना। तो कागज़ काला करना मतलब कि आप फालतू में लिखते जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, तो व्यर्थ लिखना। कागज़ काला करना, व्यर्थ लिखना।
निम्नलिखित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करें। आश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है? आसरा, तो इसका तद्भव शब्द हो गया आसरा। विलोम शब्द ज्ञात करना है आपको। निम्नलिखित शब्द का उत्तर, अब यहाँ देखो दो आ सकता है, यहाँ कन्फ्यूजन ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर, उत्तर का एक आपका प्रश्न भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखिए, यहाँ दिशा के हिसाब से दिया हुआ है, तो उत्तर का विलोम दिशा या अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है उसका? दक्षिण, तो इसीलिए हो गया दक्षिण। अब है दिए गए वाक्य को उचित विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लाल किला डैश ईंटों से बना है इसलिए वह लाल रंग का है, तो लाल ईंटों से बना है, बिल्कुल सही, आसान है ये क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, इसमें आपको त्रुटि निकालनी है। चिंता का विषय यह है कि पहले की तुलना में बाढ़ से होने वाली क्षति और इसका प्रभाव, यहाँ प्रभाव होना चाहिए, ठीक है, तो प्रभाव क्षेत्र आज बढ़ रहा है, आज बढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, वैसे तो प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल से ही होता है, लेकिन उसे फिर से खनिज तेल में परिवर्तित, तो परिवर्तित का क्या हो जाता है? यहाँ आप परिवर्तित इस तरह से लिखते हो, परि और वर्तित, यहाँ आधा र होता है, रेफ लगा होता है, तो परिवर्तित, इस तरह से ये आंसर हो जाए आपका परिवर्तित। करना बड़ा ही मुश्किल और महंगा काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सार्थक शब्द बताना है जो सहनशील ना हो, तो असहिष्णु, असहिष्णु जो सहनशील ना हो। अवैतनिक क्या होता है? जो हम बिना वेतन के करे काम। अदम्य, अदम्य मीन्स जिसे दबाया ना जा सके, ये बिल्कुल प्रबल प्रचंड, देखते हो ना आप लोग, कहते हो ना अदम्य साहस की परिभाषा दी जाती है जब कोई वीर शहीद होता है, तो अदम्य मतलब बहुत प्रबल प्रचंड या जिसे दबाया ना जा सके। और अपथ्य, अपथ्य का मतलब होता है बुरा, ठीक है, अपथ्य प्रतिकूल और बुरा। अब है क ख ग, इसमें आपको नामांकित करना है, और जो सही, किंतु इसमें केवल अतिरिक्त उसके बिना क्या है कि क्रमांकित किया गया है, उसी क्रम में एक स्पष्ट पैराग्राफ वाक्य बनाते, किंतु इसमें एक लेबल अतिरिक्त और उसके बिना भी पैराग्राफ सही होगा, आपको अतिरिक्त का बताना है। जब उसने दूसरा लिफाफा खोला तो जाना कि उसके मित्र विपिन का था, और जो पिछले दिनों इंग्लैंड चला गया था, वहीं किसी अंग्रेज़ लड़की से शादी कर ली थी। यह पत्र भी 3-4 महीने पुराना था। एक कोने में घर की बेकार चीज़ें, खाली बोतलें, टूटी अंगीठी और कनस्तरों आदि का ढेर लगा था। तो ये तीनों तो एक मतलब बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा घ। अगला है उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का होता है पतन। उत्थान मतलब कुछ अच्छा होना, प्रोग्रेस होना। पतन मतलब आप नीचे चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि ना चुने। जैसे गुजरात से के रहने वाले हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या सूरत में छोटी गाड़ियों के, तो के नहीं आएगा, छोटी गाड़ियों के घूमने जाया करते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर त्रुटि है, छोटी गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में घूमने, ये छोटी गाड़ियों से, दो नो हो सकता है, छोटी गाड़ियों में और से, लेकिन यहाँ के नहीं आएगा, तो के यहाँ गलत है। अगला है, निम्नलिखित खंडित वाक्यांश के वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? कांटे अगर कैक्टस के हों तो डरते डरते भी कांटा चुभने की कल्पना मात्र से ही चेहरे इन्हें छू लेने की जो इच्छा होती है, पर पीड़ा की परछाई छा जाती है। लेकिन ये, अब सबसे पहले आपका तो है कांटा चुभने की कल्पना मात्र से ही चेहरे पर पीड़ा की परछाई छा जाती है, लेकिन ये कांटे अगर कैक्टस के हों तो डरते डरते भी इन्हें छू लेने की को जी चाहता है। तो पहला है, दूसरा, फिर तीसरा, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो सुना हुआ ना हो, जिसको आपने कभी ना सुना हो, तो अश्रव्य, अश्रव्य।
अधिसूचना होता है आधिकारिक आदेश। अतीत मीन्स जो आपका पास्ट, जो भूतकाल है उससे रिलेटेड। अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा, वृष्टि मतलब बारिश, अनावृष्टि बारिश का ना आना, तो सूखा पड़ जाना, तो इसका हो जाता है सूखा। अगला देखते हैं क्या है, इसमें वाक्यांश का सही क्रम बताना है। सुंदरता के वर्णन में हम भूल जाते हैं कि आसमान में उमड़ती घुमड़ती घटाओं को देखकर इसकी रस नहीं आपदाओं का अंबार भी लाती है। जल की बूंदों के निकली धाराएं सिर्फ जीवन। तो अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ से वाक्य बन रहा है, आसमान में उमड़ती घुमड़ती घटाओं को देखकर इसकी, फिर सुंदरता के वर्णन में हम भूल जाते हैं कि जल की बूंदे से निकली धाराएं सिर्फ जीवन रस नहीं आपदाओं का अंबार भी लाती है। तो इसका हो जाएगा ये पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर तीसरे नंबर पे ये और ये, तो 2 1 4 देंगे। अगला है, जब हम इन सोशल प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए हमारे को खालीपन महसूस होगा, क्योंकि अब तक हम इसके आदी हो चुके हैं। तो इसमें आपको बताना है कोई त्रुटि तो नहीं है। तो जब हम इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए हमको, ये क्या हो जाएगा, कुछ समय, हमारे को नहीं हमको होगा, यहाँ पर हमको खालीपन महसूस होगा। तो इसलिए इसका आंसर है यही वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है क ख ग लेबल किया गया है, उसमें स्पष्ट नहीं है, अतिरिक्त है जिसके बिना भी वाक्य बन सकता है। क्या है, गोकुल के पास प्रतिभा कला ख्याति के उच्च शिखर पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए जिस पात्र की भूमिका में वह काम करता बहुरूप और अभिनय में वह शादी के बाद वह अपने दाम्पत्य जीवन में मस्त हो गया, बात पैदा कर देता था कि दर्शक अनायास ही वाह वाह ताली मारने लगते थे। तो अगर हम देखें तो क ख और घ ये एक रिलेटेड है। जैसे गोकुल के पास प्रतिभा कला ख्याति के उच्च शिखर पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा थी, इसीलिए जिस पात्र की भूमिका में वह काम करता था बहुरूप और अभिनय में वह बात पैदा कर देता था कि दर्शक आयाना सी वाह वाह की तालियां मारने लगते थे। तो ये इतना इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द बताना है। अर्थ, अर्थ जिसे हम, जैसे अर्थशास्त्र एक, जिसे हम धन से रिलेटेड होता है, तो अर्थ का मतलब रहता है धन, ठीक है। यहाँ अर्थशास्त्र मीनिंग इसका मतलब नहीं है, अर्थशास्त्र से आप याद रख सकते हो, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, तो धन से रिलेटेड जो है आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये आपको एक गद्यांश दिया है, इसके आधार पर प्रश्न दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों को उत्तर देना है। एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है, कुछ लोगों के लिए फरवरी नीरस हो सकता है, लेकिन इस महीने, यहाँ कुछ वर्ड्स को साथ साथ अंडरलाइन ध्यान रखते जाओ, जैसे नीरस के हो सकता है आ जाए इसे, कुछ लोगों के लिए फरवरी नीरस हो सकता है, लेकिन इस महीने के साथ 2 बातें तो तय हैं। वो बातें हैं, यह तो एक छोटा होता है, दूसरा जनवरी नहीं है। जनवरी हर साल की शुरुआत में जिन दबावों को लेकर आती है, फरवरी उनसे राहत देती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। जनवरी के अंत तक जिन्हें त्यागने के बारे में सोच रहे होते हैं, फरवरी का आगमन मौन रूप से उनकी पुष्टि कर देता है। अगर आप संकल्पों को प्रगति नहीं कर पा रहे हैं तो आपको खुद के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज़ सोचते हो कि आज से कसरत करूंगा लेकिन समय नहीं निकाल पाते, तो दबाव महसूस करेंगे। करने के बजाय सप्ताहांत की सुबह कसरत करने का नियम बनाएं। तो मतलब यही है कि अगर आप डेली नहीं जा सके तो डेली आप शेड्यूल बनाओ ही मत। आप कहो कि मैं वीकेंड पे जाऊंगा, तो लेकिन उसको अच्छे से फॉलो करो। तो कहने का आशय है कि खुद को कड़े नियमों से ना बांधे। केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर एंजेला नील बॉर्नेट सुझाव देती है कि योग कसरत या भ्रमण संबंधी संकल्पों को पूरा करने के लिए बेहतर होगा कि जब आप एक हफ्ते की जगह पहले वीकेंड्स का बनाओ, फिर जब वीकेंड होने लगे तब आप अल्टरनेट डेज़ का बनाओ कि एक दिन छोड़ के एक दिन जाएंगे। जब वो कंप्लीट होने लगे तब आप बनाओ कि हाँ अब मैं पूरे वीक जाऊंगा। पढ़ाई के लिए भी इसी तरह से कर सकते हो कि पहले मैं
एक मॉक टेस्ट दूंगा एक वीक में, फिर ऑल्टरनेट डेज पे दे सकता हूँ, और फिर डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो इसी तरह से सारे काम किए जा सकते हैं। उसके बाद है डॉक्टर वेंडर वेले कहते हैं कि अपने प्रियजन का साथ आपको अपने लक्ष्य पर नियमित नज़र रखने में मददगार होता है। इनमें से कुछ भी आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। डॉक्टर नील बार्नेट कहते हैं कि संकल्प को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को कोसने की बजाय छोटी छोटी जीत का आनंद ले। जो काम आज पूरे नहीं हुए कल होंगे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी इसका पैसेज आए तो सबसे पहले आराम से आप पढ़ लो इसको, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उसके बाद आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम गलती क्या करते हैं कि फटाफट पढ़ के पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको ढूंढते हैं, तो उससे और बार बार आपको हर एक क्वेश्चन में पढ़ना पड़ता है। तो एक बार आपने पढ़ लिया, अगर एक बार से नहीं होता दोबारा पढ़ लो अच्छे से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोबारा पढ़ने में। और फिर उसके बाद क्वेश्चन सब देखोगे तो फटाफट होते जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो बातें हैं, एक तो ये छोटा होता है, दूसरा ये जनवरी नहीं है। तो पर्यायवाची छोटा का मतलब है, यहाँ पे छोटा का मतलब कम दिन वाला, ठीक है। इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो छोटा का पर्यायवाची है लघु, बड़ा, विस्तार या मनुष्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिया गया तथ्य सही है। जनवरी हर साल के शुरुआत में जिन दवाओं को लेकर आती है, फरवरी उनसे राहत देती है। बिल्कुल ये सही है। डॉक्टर नील बर्नार्ड के अनुसार अपने प्रियजन के साथ अपने लक्ष्य पर भी नियमित नज़र रखने मददगार होता है। ये नील बर्नार्ड का नहीं है, ये किसका था, वेंडर वेले का। वेंडर वेले के अनुसार खुद को कोसने की बजाय छोटी छोटी जीत का आनंद लेना चाहिए। ये कौन कहता है, ये नील बर्नार्ड का स्टेटमेंट था। और खुद को कड़े नियमों से नहीं बांधना चाहिए। तो इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करें। निराशा से भरी फरवरी, चिंता करवाती फरवरी, दुखों से भरी फरवरी नहीं होगा, क्या होगा, संकल्पों से राहत देती फरवरी। गद्यांश के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो उचित निष्कर्ष प्रतिपादित करता है। हर नई सुबह निराशा, ये नहीं है। जब हम अपने बनाए संकल्पों पर अडिग नहीं रह पाते तो अक्सर खुद के प्रति कठोर हो जाते हैं, ये सही उत्तर है। हम अक्सर फरवरी को मज़े में निकाल देते हैं, ये उल्टा है। हम जनवरी को मज़े में निकालते हैं, बाद में पछताते हैं। फरवरी हमें यह बताती है कि जनवरी से कितने पीछे और विफलता के कितने करीब, नहीं, ये नहीं बताती है। उसे नए तरीके से उसको सुधारने का हमको मौका मिलता है, एक नया राहत देती है। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात करिए। इनमें से कुछ भी आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट कर सकती है। और इसका अपोजिट विलोम क्या हो जाएगा, हतोत्साहित, डीमोटिवेट। इसका आंसर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको निकालना है। पक्षियों की अनेक डैश में संख्या में गिरावट न केवल जैव विविधता के लिए संकट हो गया है बल्कि मनुष्य के जीवन में प्रभावित हो रहा है। गौरैया हमारे डैश में पाई जाती थी और हमारे घरों में ही घोंसले बनाती थी। घर आंगन में बिखरे डैश के दाने खाकर उनका पेट भर जाता था, लेकिन अब सीमेंट कंक्रीट के घर में गौरैयों के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब उपयुक्त के लिए विकल्प चयन करना है। तो पक्षियों की अनेक संख्या में गिरावट, यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ देखो, ये चीज़ मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना कि बहुत बार क्या होता है, आप वहाँ एग्ज़ाम में ऊपर देखते हो स्क्रीन पे और नीचे ऑप्शंस देखते हो, हाँ चलो इसका पहला होगा, लेकिन इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ हमको रिक्त स्थान 3 के लिए बताना है, 1 के लिए नहीं बताना। नॉर्मली नंबर वाइज रहता है 1 2 3 4 5, लेकिन DSSB के एग्ज़ाम्स में ये चीज़ ध्यान रखना आप, DSSB के एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आगे पीछे पाई जाती है। तो बहुत बार जब ऑप्शंस खोजते हैं हम तो हमको लगता है कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, तब हमारा टाइम कंफ्यूज हो जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है और बाद में और गलत भी हो जाते हैं, जिसमें कि आपके 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, काफ़ी इजी होता है, इसमें काफ़ी गलती हो जाती है। इसको ध्यान से करना है। पहले हमको 3 के लिए देखना है। तो तीसरा क्या है, गौरैया हमारे पाई जाती थी, तो कहाँ पाई जाती थी, घर आंगन में, तो इसका आंसर हो जाएगा घर आंगन में। फिर है 2 के लिए आपको बताना है रिक्त स्थान। तो जैव विविधता के लिए संकट पैदा, तो संकट पैदा हो गया।
फिर इसमें बताना है 5 के लिए, 5वां है क्या कि लेकिन अब सीमेंट कंक्रीट के घर में गौरैया के घोंसलों के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब इसमें पहले के बारे में बताना है, पक्षियों की अनेक प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई है। फिर 4 के लिए बताना है आपका, तो गौरैया हमारे घरों में घोंसले बनाती थी, घर आंगन में बिखरे फूल मोती घास व अन्न के दाने खाकर उनका पेट भर जाता था। तो इस तरह से जो आपके हिंदी के हैं ये 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें 20 ही क्वेश्चन आता है और पीजीटी में भी 20 ही आते हैं, बट ये दो पेपर के थे तो इसमें आपके 40 क्वेश्चंस हो गए। और इसकी प्रैक्टिस में अगर आप ध्यान से देखो तो लोकोक्तियाँ आपकी काफ़ी आती हैं। तो आपको जो करना है, एक तो लोकोक्तियों के बारे में करना है और तत्सम तद्भव ज़रूर आता है। तत्सम तद्भव आप कर लो, तद्भव और तत्सम ये ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और इसके अलावा विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, विलोम और पर्यायवाची, ये चारों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपके ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट कमेंट करो। नेक्स्ट अब किस सब्जेक्ट का वीडियो नेक्स्ट लेके आएँ, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग में से आप किस सब्जेक्ट की वीडियो नेक्स्ट देखना चाहोगे, और कमेंट करो। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक जिनकी तैयारी चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपकी तैयारी करते रहो। नेक्स्ट मंथ्स मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम सितंबर से पहले हो जाएगा। अगस्त सितंबर के बीच में ही आपका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। पहले पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद टीजीटी के। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी फोकस करते रहो। सब्जेक्ट पे तो आप ध्यान दे ही रहे हो, सब्जेक्ट पे अपना ध्यान देना ही है। सब्जेक्ट के लिए भी हम स्पेसिफ़िक जो टीजीटी साइंस के लिए स्पेसिफ़िक जब एक बार अनाउंस हो जाएंगी डेट्स तो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ डेली लेके आएंगे। फ़िलहाल हम जनरल पेपर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि पार्ट ए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पार्ट ए में, हालांकि अब पार्ट ए में कंपलसरी 40% मार्क्स जो है वो अब हटा दिया गया है अब, लेकिन ये मेरिट में आपको जुड़ेंगे। तो अगर इसमें आपके स्कोर अच्छा कर लेते हो अगर आप ए सेक्शन में, तो बी सेक्शन आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। बी सेक्शन में तो आप अपने सब्जेक्ट में तो अच्छे से कर ही लोगे, लेकिन कट ऑफ दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप अपनी तैयारी लगभग 140 के आसपास करो तभी कुछ हो पाएगा। 120 की तैयारी में इस बार सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। पिछली बार लोगों ने 120 की तैयारी किसी तरह, क्योंकि उससे पहले 90 कट ऑफ थी और इस पिछली बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आई थी, तब भी कट ऑफ 120 प्लस गई थी दोनों केस में। तो इसीलिए अब की बार आपको टारगेट रखना है मिनिमम 140 प्लस। और 140 प्लस के लिए अगर आप आपके सब्जेक्ट में 70 to 80 मार्क्स ले आते हो तो आपको पार्ट ए में लगभग 60 से 70 नंबर लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, रीजनिंग ये 80 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप आसानी से 60 से 65 ला सकते हो अगर आप अच्छे से तैयारी करो। और बाकी जीके जीएस में भी अगर आप रेगुलर करो तो 20 में से 15 तो आप इजीली कर सकते हो। तो लाने के लिए आप इसमें 80 प्लस भी ला सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी हो। बट ऑन एन एवरेज अगर आपको समय एग्ज़ाम में, क्योंकि पैटर्न ऐसा होता है कि आपको एक बार में एक ही पार्ट करना होता है, तो उसको देखते हुए टारगेट आप पार्ट ए का टारगेट हमेशा रखो। पार्ट ए में आपको लाना है कम से कम 60 to 70 मार्क्स, बिल्कुल करेक्टली, गलत नहीं करने हैं। और पार्ट बी जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसमें 70 to 80 मार्क्स आपको लेके आने हैं। अगर यहाँ 70 होगा तो यहाँ आपको 70 में काम चल जाएगा, बट यहाँ अगर 60 रह गया तो आपको अपने सब्जेक्ट में कम से कम 80 लाना पड़ेगा। 140 का टारगेट आपको लेके चलना है, तभी आपका हो पाएगा। तो तैयारी करते रहो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई शिकायत हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। And thanks for watching Science Bunkers.